नमस्कार। सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह। आज मैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करूंगा। दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें और 70 विधानसभा सीटें हैं। राष्ट्रीय राजनीति में नरेंद्र मोदी के उभार और क्षेत्रीय राजनीति यानी दिल्ली में केजरीवाल के उभार के बाद सबसे ज़्यादा अगर राजनीतिक रूप से घाटा हुआ है वो कांग्रेस का। कांग्रेस उत्तर भारत में कई जगह पर सिमट गई और दिल्ली में तो लगभग मिट सी गई है, क्योंकि केजरीवाल के उभार के बाद 2 विधानसभा चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस को 0 सीटें मिली। इसमें भारतीय जनता पार्टी का भी ज़बरदस्त घाटा हुआ। जो विधानसभा पिछली बार हुआ उसके पहले की विधानसभा में केजरीवाल को 67 सीटें मिली थी और बीजेपी के 3। और उसके बाद अभी वाले चुनाव में 2 साल पहले उस चुनाव में केजरीवाल को 62 सीटें मिली, यानी आपको और भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटें। लेकिन लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 7 की 7 सीटें मिली, 14 में भी और 19 में भी, और आशा है कि 24 में भी मिलेगी। इसी डर से संभवतः कांग्रेस और आपने समझौता कर लिया। आपको यहाँ 4 सीटें मिली और कांग्रेस को 3 सीटें मिली। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने आपसे बेहतर प्रदर्शन किया था, लेकिन कई अन्य प्रदेशों में भी दोनों, हरियाणा में समझौता हुआ है, गुजरात में समझौता हुआ है, तो उसकी भरपाई जो है कांग्रेस ने आपको अन्य जगहों पर की है। कांग्रेस की संभवतः यहाँ ज़्यादा गरज थी, इसलिए आपसे उसने समझौता कर लिया। लेकिन इससे कोई बड़ा बदलाव नहीं आने वाला है, इसलिए कि पिछले लोकसभा चुनाव में जितना वोट भाजपा को मिला था उतना उससे बहुत कम वोट कांग्रेस और आप दोनों को मिला दें तो मिला था। अब मैं थोड़ा सा आंकड़ों पर जाता हूं। हमारे पास 14 का डाटा है। 14 में 2014 में बीजेपी को 46.6% वोट मिले थे, जबकि आपको 33.1%। मैं लोकसभा की बात कर रहा हूं। और इसी 14 में कांग्रेस को 15.2% वोट मिले थे, यानी दोनों के वोटों को अगर 14 का मिला दें तो 48.3% होता है, जबकि बीजेपी का 46.6। लेकिन 19 आते आते चीज़ें बहुत बदल गईं। 19 में भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटों पर 56.9% यानी 57% वोट मिले, जबकि कांग्रेस को 22.6 और आपको 19.2% वोट मिले, यानी दोनों के वोटों को अगर मिला दें तो 42.8% और उधर 56%, यानी 14% वोट बीजेपी का कम ज़्यादा है। इसका मतलब जो समझौता हुआ है, अगर वोटों की दृष्टि से देखें, अंकगणित की दृष्टि से देखें, तो भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे है। दूसरा, मैं यहाँ एक बात और करना चाहूँगा कि दोनों के बीच जो समझौता हुआ है, सतह पर, धरती पर वो कार्यान्वित हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसमें संदेह है, क्योंकि दोनों की कार्य संस्कृति, दोनों की राजनीतिक संस्कृति आप और कांग्रेस की बिल्कुल अलग है। कुछ वैसा ही है जैसे 19 में सपा और बसपा और रालोद मिले थे, फिर भी भारतीय जनता पार्टी का बहुत घाटा नहीं कर पाए, क्योंकि सामाजिक स्तर पर दोनों की सामान्य रूप से संघर्ष होता था उत्तर प्रदेश में, और दोनों के कार्यकर्ताओं में बहुत तालमेल नहीं बन पाया, इसलिए दोनों के गठबंधन का उत्तर प्रदेश में लाभ नहीं मिल पाया। यही ठीक स्थिति यहाँ भी हो सकती है, क्योंकि दोनों की कार्य संस्कृति अलग है, और कांग्रेस को ही बेदखल कर केजरीवाल आए हैं, इसलिए दोनों के कार्यकर्ताओं की स्थिति, कम से कम आपके कार्यकर्ताओं की स्थिति ये हो सकती है कि कांग्रेस यहाँ उभरने न पाए। अब मैं जरा 7 सीटों की मैं बात कर लेता हूँ, जो 7 सीटें यहाँ पर हैं। एक एक सीट का संक्षेप में मैं करूँगा, केवल 19 की चर्चा मैं करूँगा, क्योंकि 19 में जो है दोनों लोग अलग अलग लड़े थे 14 की तरह, लेकिन इस बार जब एक हो गए तो जरा इसका भी समीकरण हम लोग देख लेते हैं। पहले नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की बात करते हैं।
उत्तर पूर्व दिल्ली में मनोज तिवारी 14 में जीते, 19 भी जीते और भारतीय जनता पार्टी इनको 24 में भी रिपीट कर दिया है। ये मूल रूप से जो है सिने कलाकार हैं और अच्छा गाते हैं। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश पर इनका जो है प्रभाव ज़्यादा है और जिस सीट से लड़ते हैं वहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों की संख्या ज़्यादा है। शायद यही ध्यान रख करके बीजेपी ने इनको कैंडिडेट बनाया है। पिछली बार जो है 53.90% वोट पाकर ये जीते थे। शीला दीक्षित इनके सामने थी जो पूर्व मुख्यमंत्री थी, केवल उनको 28.85% वोट मिले, जबकि आपके दिलीप पांडे को 13.6% वोट थे। यानी दोनों के वोटों को मिला दें तब भी जो है कहीं उसके आसपास भी नहीं पहुंचते हैं। अब मैं ईस्ट दिल्ली की बात करूंगा, यानी पूर्वी दिल्ली की। यहाँ गौतम गंभीर को भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार टिकट दिया था, लेकिन इस बार काट दिया है और गौतम गंभीर ने खुद अनिच्छा जताई है कि वह अपने मूल काम यानी खेल पर ध्यान रखना चाहते हैं। यहाँ पर अभी गौतम गंभीर की जगह भारतीय जनता पार्टी ने किसी और को कैंडिडेट नहीं बनाया है। हो सकता है किसी अच्छे कैंडिडेट को उनको तलाश हो। यहाँ पर जो है पिछली बार 55.35% वोट पाकर के गौतम गंभीर जीते थे। अरविंद सिंह लवली कांग्रेस को 24.24% और आतिशी मरलेना जो इस समय मंत्री हैं, प्रभावशाली मंत्री हैं, उनको 17.44% वोट मिले थे। यहाँ पर यह सीट आपके हिस्से में गई है और आपने यहाँ पर कुलदीप कुमार को प्रत्याशी बनाया है। कुलदीप कुमार आपके विधायक भी हैं, उनको कैंडिडेट बनाया है और भारतीय जनता पार्टी अभी किसी अच्छे कैंडिडेट की तलाश में है। लेकिन पिछले रिकॉर्ड को अगर देखें तो 24 और 17 41% होता है, जबकि गौतम गंभीर को 55%, यहाँ भी 14% का भारी अंतराल है। इसलिए अगर दोनों मिलकर भी चुनाव लड़ेंगे तो ऐसा नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट आ सकता है उसका ये मुकाबला कर पाएंगे। अब हम तीसरी सीट की बात करते हैं, वेस्ट दिल्ली की, यानी पश्चिम दिल्ली की। पश्चिम दिल्ली में पिछली बार प्रवेश साहिब सिंह वर्मा भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे और वह 14 में भी थे, 2 बार लगातार जीते हैं। प्रवेश साहिब सिंह वर्मा के बारे में बता दें, वो साहिब सिंह वर्मा के पुत्र हैं और साहिब सिंह वर्मा बड़े कद्दावर नेता थे जाटों के, और यहाँ पर मदन लाल खुराना के बाद जो है 95 में 95 में संभवतः 95 में यहाँ मुख्यमंत्री भी थे। लेकिन कुछ विवादास्पद बयानों और मुख्य रूप से कार्यकर्ताओं के साथ उनका जो व्यवहार था वो बहुत अच्छा नहीं था। बताते हैं कि कार्यकर्ता उनसे बहुत मिल नहीं पाते थे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जो है उनका टिकट काट दिया है और अपने पुराने कार्यकर्ता श्रीमती कमलजीत सहरावत को यहाँ टिकट दिए हैं। यानी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना चेहरा बदल दिया है। पिछली बार जो है प्रवेश साहिब सिंह वर्मा को 60.05% वोट मिले थे। कांग्रेस से महाबल मिश्रा लड़े थे और उनको 19.92% वोट मिले। महाबल मिश्रा जो है यहाँ से सांसद भी रह चुके हैं कांग्रेस के टिकट पर, लेकिन वो कांग्रेस से लड़े तो जो है बहुत कम वोट पाए, 19.92। और यहाँ पर बलबीर झाखड़ चुनाव लड़े थे आपसे, उनको 17.47% वोट मिले थे। यानी दोनों को अगर मिला दें तो 36% वोट होता है, जबकि भाजपा के प्रवेश साहिब सिंह वर्मा को 60% वोट मिला था। यानी 24% का जो है यहाँ पर वो है अंतर। इस बार जो है साहिब प्रवेश सिंह वर्मा की जगह कमलजीत सहरावत को भाजपा ने उतारा है, तो कांग्रेस से लड़ने वाले महाबल मिश्रा अब आप में आ गए हैं और आपने उनको यहीं से कैंडिडेट भी बना दिया है। यहाँ पर महाबल मिश्रा की स्थिति थोड़ी ठीक इसलिए हो सकती है कि वो कांग्रेस में भी रहे हैं और अब आप में आ गए हैं। यानी यहाँ पर आप और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में थोड़ा बढ़िया तालमेल हो सकता है, लेकिन बताते हैं कि जीतने की स्थिति नहीं बन पा रही है। हालांकि उनकी स्थिति अच्छी रहेगी ऐसा लोग
बता रहे हैं यहाँ के लोग। अब मैं नई दिल्ली की बात करता हूँ। नई दिल्ली में मीनाक्षी लेखी का टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काट दिया। वो केंद्रीय मंत्री भी थी, केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री। उनका टिकट काट करके उन्होंने बांसुरी स्वराज को टिकट दिया है। बांसुरी स्वराज बहुत मृदुभाषी महिला है और भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता भी रही हैं। बहुत कम समय में उन्होंने दिल्ली बीजेपी में अपने को स्थापित किया। इनके बारे में एक और बता दें कि एक श्रीमती सुषमा स्वराज जो विदेश मंत्री थी, उनकी पुत्री हैं और बहुत मृदुभाषी हैं और तर्क के साथ बात करती हैं। मीनाक्षी लेखी की जगह बांसुरी स्वराज को टिकट देकर भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से तुरुप का पत्ता खेल दिया है। नई दिल्ली सीट है, इलीट क्लास लोग यहाँ रहते हैं, तो इसलिए इलीट क्लास के ही कैंडिडेट को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ओर से खड़ा किया है। अब यहाँ पर जो है पिछली बार अजय माकन लड़े थे, उनको 26.91% वोट मिले थे, जबकि ब्रजेश गोयल जो आप से खड़े थे उनको 16.33% वोट मिले थे। यानी दोनों को मिलाकर लगभग 40% वोट मिले थे, जबकि मीनाक्षी लेखी को 54%, फिर भी 14% का अंतर है। यह सीट इस बार आपके खाते में चली गई है और आपने सोमनाथ भारती को अपना उम्मीदवार बनाया गया, जो विधायक हैं और विवादास्पद भी रहे हैं। अब देखना है कि सोमनाथ भारती कितनी मजबूत टक्कर दे सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की बांसुरी स्वराज को। अब मैं चांदनी चौक पर बात करूंगा। चांदनी चौक दरअसल ऐसा इलाका है जहां मुस्लिमों की संख्या भी काफ़ी है, जिसमें जामा मस्जिद, लाल किला, ये सब जो है चांदनी चौक में ही आते हैं और गाहे बगाहे वहाँ पर तनाव पैदा होता रहता है। वहाँ से हर्षवर्धन पिछली बार लड़े थे, वो जीते थे, केंद्र में मंत्री थे, बाद में हटा भी दिए गए। उनको 52.94% यानी करीब 53% वोट मिले थे और जयप्रकाश अग्रवाल जो कांग्रेस के थे उनको 29.57% और आपके पंकज कुमार गुप्ता को मिले थे 14.74% यह वोट, यानी दोनों को मिलाकर लगभग 44% वोट मिले थे। लेकिन अकेले हर्षवर्धन को 52.94% वोट मिले। यहाँ भी अंतर है, इसलिए संभवतः भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट काट दिया और उनकी जगह प्रवीण खंडेलवाल को अपना उम्मीदवार बनाया है। ये बता दूं कि मुस्लिम्स बड़ी संख्या में हैं, यहाँ पर जो है व्यापारी भी बड़ी संख्या में है, इसलिए उन्होंने जो है प्रवीण खंडेलवाल को अपना उम्मीदवार बनाया है। और यहाँ से अभी कांग्रेस की यह सीट जो है कांग्रेस के हिस्से में गई है और कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार यहाँ नहीं खड़ा किया है। अब आते हैं साउथ दिल्ली यानी दक्षिण दिल्ली पे। अब दक्षिण दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो है कैंडिडेट बदल दिया है। रमेश बिधूड़ी की बजाय उसने रामवीर सिंह बिधूड़ी को अपना उम्मीदवार बनाया है। रमेश बिधूड़ी के बारे में हम सभी लोगों को मालूम है, उन्होंने लोकसभा में जो बसपा के सांसद थे उन पर जो है आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, तो संभवतः यही कारण रहा हो कि जो उन्होंने टिप्पणी की थी, हालांकि उसके लिए उन्होंने क्षमा भी मांग ली थी और पार्टी से उनको जो है चेतावनी भी दी गई थी। लेकिन है कि आप सब लोग तो जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है इस तरह के विवादास्पद बयान वालों को बहुत पसंद नहीं करते हैं, न उन्होंने कभी विवादास्पद बयान दिया, इसलिए उनका जो है टिकट काट करके रामवीर सिंह बिधूड़ी को दिया है। रामवीर सिंह बिधूड़ी भी बड़े जुझारू नेता है, विधायक हैं, विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता भी हैं और यह सीट जो है आपके खाते में गई है। यहाँ से उसने सही राम पहलवान को उम्मीदवार बनाया है। पिछली बार राघव चड्ढा लड़े थे और उनको 26.36% वोट मिले थे और विजेंद्र सिंह को जो कांग्रेस से लड़े थे 13.50% वोट मिले थे। यानी दोनों के वोटों को मिला दिया जाए तो करीब 40% वोट बनते हैं, जबकि रमेश बिधूड़ी को उस समय 19 में 56.58% वोट मिले थे। यहाँ भी वोटों का अंतर काफ़ी है।
तो अब देखना पड़ेगा कि रामवीर सिंह भदौड़ी जैसे जो है कद्दावर नेता के सामने सही राम पहलवान जो आपके हैं वो कितना टिक पाते हैं। अंतिम सीट है नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, उत्तर पश्चिम दिल्ली। यहाँ से हंसराज हंस को 69.48% वोट मिले थे कांग्रेस बीजेपी से। ये सबसे बड़ा अंतराल है। ये आपको बता दूं कि सुरक्षित सीट भी है। लेकिन इस बार जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक कोई कैंडिडेट घोषित नहीं किया है। 5 जगह कैंडिडेट घोषित किया है, 2 जगह नहीं किया। एक तो गौतम गंभीर की जगह किसी को नहीं दिया है और हंसराज हंस की जगह भी किसी को नहीं दिया है। हो सकता है इनका पत्ता कट जाए। इनको 60.48%, जबकि गगन सिंह रंगा जो आपसे खड़े थे उनको 21% और राजेश लोहिया जो कांग्रेस से खड़े थे उनको 16.88% वोट मिले। यहाँ भी जो है दोनों को मिलाकर करीब 37% है, जबकि भाजपा को जो है 60% वोट मिले थे, 60% से अधिक। यहाँ भी कोई मुकाबला नहीं है भाजपा या कांग्रेस और आपके संयुक्त कैंडिडेट के बीच, कोई मुकाबला नहीं। अब थोड़ा सा जो है मैं चर्चा करता हूँ कि रेवड़ी कल्चर की। अभी विधानसभा में केजरीवाल सरकार ने जब अपना बजट सत्र रखा, बहुत सारी जो है योजनाएं लागू की, बहुत सारे जो है रियायतें दी। उसमें एक सबसे बड़ी रियायत है, उन्होंने कहा कि हर महिला के खाते में हर माह 1000 रुपये सहायतार्थ डाला जाएगा। इसको लेकर के दिल्ली वालों में बड़ी प्रतिक्रिया है और वैसे भी रेवड़ी कल्चर तो केजरीवाल ने सबसे ज़्यादा शुरू किया, इसके पक्ष में भी रहते हैं। इसको लेकर के प्रतिक्रियाएं बहुत आई हैं। मैंने 2-3 लोगों से बात की। एक तो जो है आर भारत के जर्नलिस्ट हैं, हमारे मित्र भी हैं, श्वेतांग पांडे, वरिष्ठ पत्रकार हैं और कई एक जो है समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में भी काम किया और इस समय रिपब्लिक भारत में काम करते हैं। तो उन्होंने भी इसके बारे में बताया कि इसका बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला है और यह रेवड़ी कल्चर गलत भी है। सुनिए श्वेतांग पांडे जी को। एक योजना अभी केजरीवाल ने लॉन्च की है। हर 18 वर्ष से ज़्यादा की महिलाओं को 1000 रुपये मंथली दिया जाएगा। उसकी क्राइटेरिया भी है, ठीक है, लेकिन उस क्राइटेरिया को अगर ऐसे समझिए कि वो पूरा हो जाएगा ये वादा, तो बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि पहले से ही दिल्ली सरकार के ऊपर एक बोझ है। सभी को पता है बिजली और पानी दिल्ली में कुछ क्राइटेरिया है, उसके हिसाब से फ्री है। अब ये फ्री एक बड़ी आबादी इसका यूज़ कर रही है फ्री का। उसके बाद अब आप 1000 रुपये बांट रहे हैं और सिर्फ इसलिए बांट रहे हैं क्योंकि आपकी जो शुरुआत है वो फ्री से है। हम फ्री देंगे, सब कुछ फ्री देंगे। तो उसमें आपने एक लाइन और जोड़ दी कि ये लीजिए 1000 रुपये भी लीजिए। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही छोटी सोच है दिल्ली के लिए, क्योंकि दिल्ली एक राजधानी है। राजधानी में ऐसी अगर सरकारें आती हैं, कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, जो फ्री के लिए फ्री की बात करती है कि हम फ्री दे देंगे कुछ भी हो, तो उस फ्री से एक कल्चर पूरे देश में जाएगा। वो फ्री का कल्चर बहुत ही भयावह होगा। और वैसे भी दिल्ली की अपनी एक डिमांड है जो कि पूरी नहीं हो रही है, क्योंकि उसके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन है। सरकार जो दिल्ली सरकार है वो लगातार फ्री का एक कल्चर चला रही है, उसकी वजह से कई समस्याएं हैं। कई चीज़ें पूरी नहीं हो सक रही हैं। अब सवाल लगातार है ये जनता के मन में कि कहाँ तक 1000 रुपये मंथली ये दिल्ली सरकार, जिसकी अपनी कोई भी अपनी आमदनी का जरिया, कोई बड़ा जरिया नहीं है, बहुत कुछ केंद्र पर निर्भर करती है और जो उसके सोर्सेज हैं वो
उन सोर्सेज का यूज़ वो उस लेवल पे नहीं कर सकती है जिस लेवल पर बाकी के राज्य कर सकते हैं। तो इस वजह से भी एक सवाल खड़ा हो रहा है कि इस ये जो फ्री कल्चर है वो कहाँ तक सक्सेस होगा। श्वेतांग जी को सुनने के बाद मैंने दो और लोगों से बात की, एक नौजवान लड़के से बात किया हमने और एक जो है अम्मा से बात किया जो 80 वर्ष की हैं। दोनों से जब मैंने बात किया तो अम्मा ने भी कहा कि इन सब का कोई बहुत मतलब नहीं है। दिल्ली में महिलाओं की जो उपेक्षा हो रही है और जो स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है और बहुत सारी बदइंतजामियाँ हैं, उस पर उन्होंने कहा कि केजरीवाल को मुझे नहीं लगता है कि इन सब का बहुत वोट मिलने वाला है। फिर एक नौजवान लड़के से भी बात की, उसने तो उघाड़ करके रख दिया। उसने कहा कि बहुत सारा इन्होंने वो किया था कि मैं गाड़ी नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, सुरक्षा नहीं लूँगा, और सब वचन जितने थे सबको भंग करते हुए इन्होंने सुरक्षा भी ली, गाड़ी भी ली। और उस लड़के ने तो सबसे बड़ी बात शीश महल पर की। उसने कहा 45 करोड़ रुपया शीश महल पर खर्च कर सकते हैं और इनके ऊपर तमाम तरह के घोटाले के आरोप हैं, कई मंत्री इनके जेल पर है। तो आप उन बूढ़ी अम्मा और इस नौजवान लड़के की बात सुनिए, फिर मैं आपको आगे निष्कर्ष के रूप में बताऊंगा क्या होने वाला है। मैं जब दिल्ली की 7 सीटों पर स्टोरी बनाने की मैंने सोची तो मैंने सोचा कुछ ऐसे लोगों से बातचीत की जाए जो दिल्ली सरकार के कामकाज पर थोड़ी टिप्पणी कर सके, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो मैं आया, मेरे पास 2 लोग बैठे हुए हैं, अम्मा बैठी हैं। तो अम्मा आपका क्या नाम है? बिमला सिंह। बिमला सिंह नाम है, जौनपुर की रहने वाली हैं। अभी बातचीत में इन्होंने बताया मैं जौनपुर की रहने वाली हूँ। और पहले मैंने बताया था कि दिल्ली में जो है, दिल्ली का अपना कोई नहीं, सब विभिन्न जगहों से रोजी रोटी के चक्कर में आए हैं यहाँ पर कमाने के लिए। इनका लड़का भी यहाँ नौकरी करता है, इनकी बहू भी नौकरी करती है, तो यहीं रहती है अपनी बहू के साथ और बेटे के साथ। तो अम्मा ये बतावा, दिल्ली सरकार के बारे में क्या कहा था? वो ठीक काम करते हैं? नहीं, जैसे केजरीवाल आए बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, घाटा ही घाटा हो रहा है। घाटा ही घाटा तो मतलब घोटाला के बारे में कुछ सुने हैं? वो सुने, घोटाला बहुत कर रहे हैं केजरीवाल। हाँ, उनका सरकार बनना अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है तो मतलब आपको लगता है, मतलब आपको लग रहा है कि 7 सीटें जो उसमें कुछ जीत पाएंगे? कुछ नहीं जीत पाएंगे। सब मोदी है, सब मोदी। तो आपको मोदी क्यों पसंद है? मोदी पसंद, मोदी बहुत सब काम कर रहे हैं। बहुत काम कर रहे हैं। महिलाओं के लिए क्या? महिलाओं के लिए, सबके लिए बहुत सहायता मोदी कर रहे हैं। अच्छा, तो मतलब केजरीवाल से बहुत आशा नहीं है? नहीं, केजरीवाल से आशा नहीं है। अच्छा, चलिए, एक लड़का यहाँ बैठा है, इंजीनियरिंग का छात्र है। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? मेरा नाम यश है। यश है। तो ये बताओ, कुछ सुना है केजरीवाल के बारे में? कुछ पढ़ते हो? सुना है उनके तो बारे में। ये बताओ, जो है सरकार के बारे में कुछ आपको होगे? हाँ कहूँगा। हाँ बताओ। जब से उनकी सरकार बनी है तो कुछ भी कोई प्रोग्रेस नहीं है, कुछ काम नहीं कर रहे हैं वो लोग, बस दिखा रहे हैं। वो अपने महल में जो अपना महल बनवाया उसी महल में रहे, ना किसी की जनता की कोई मदद कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं वो लोग। शीश महल के बारे में सुना है? हाँ सुना है। 45 करोड़ का जो अपना घर बनवाए हैं, उन्होंने बोला था कि कोई सिक्योरिटी। कितने करोड़? 45 करोड़। अच्छा, हाँ ठीक, सही सुना इसका मतलब। हाँ, और उन्होंने बोला था कि कोई सिक्योरिटी नहीं लेंगे, कोई सेवा नहीं लेंगे, वो अपने महल के अंदर ही छुपे हुए हैं और कोई काम वाम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, इधर उन्होंने जो है कुछ महिलाओं को शायद आज घोषणा की है कि मतलब 1000 रुपया महीना देंगे। हाँ, सुना मैंने। हाँ। तो क्या ये इसके बारे में क्या कहना है? ये कुछ नहीं है, बस ये इलेक्शंस के लिए ये ऐसी चीजें बातें कर रहे हैं, फिर उसके बाद वो कुछ नहीं करेंगे। जैसे इस टाइम पे भी मतलब अपने वादों को पूरा नहीं किया उन्होंने? नहीं, कोई कुछ वादों को पूरा नहीं करा उन्होंने। अच्छा, तो तुमको क्या लगता है कि मतलब जो 7 सीटें हैं उसमें इसको जीत पाएंगे? कुछ नहीं, इस बार कुछ नहीं जीत पाएंगे। बस उनकी मोदी की सरकार आएगी, उनका खाता नहीं खुलेगा। तो हमने यहाँ 2 लोगों से बात की। अब कोई ये कह सकता है कि 2 ही लोगों की बात से हमने ये निष्कर्ष निकाल लिया। मेरा कुल मतलब यह है कि केजरीवाल की सरकार के बारे में राय अच्छी नहीं है। अभी एक मैंने पत्रकार से भी बात की थी, आपने सुना होगा, श्वेतांग पांडे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी जो है केजरीवाल के रेवड़ी के कल्चर की जो है पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा कि ये योजनाएं कितने दिन तक चलेंगी इसका
इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते और रेवड़ी कल्चर तो वैसे भी बंद कर देनी चाहिए। अच्छा, आपने इन दोनों की बात सुन ली। अब मैं आपको ये साफ स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ कि जो दिल्ली की स्थिति है, मनीष सिसोदिया जेल में, संजय सिंह जेल में, और इनके एक मंत्री जो है वो जेल में थे और स्वास्थ्य कारणों से, स्वास्थ्य का बहाना मार करके वो अभी बाहर हैं। और वो मंत्री थे, बाद में उनको हटाया गया। बहुत दिन बाद जब सिसोदिया जेल गए डिप्टी चीफ मिनिस्टर, तब फिर दोनों का इस्तीफा लिया गया। तो जिस सरकार में एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहा हो वो जेल में है, एक मंत्री रहा हो वो जेल में है, इनके कद्दावर कहे जाने वाले राज्यसभा सदस्य संजय सिंह जेल में है, शराब घोटाले का इतना बड़ा आरोप है, फिर पानी का घोटाला है, बिजली का घोटाला है। तो ये एक प्रकार से ये घोटालों की सरकार है। जो परसेप्शन दिल्ली में बन रहा है, जैसा मैं 2-3 लोगों से मैंने बात भी किया, वो परसेप्शन केजरीवाल के खिलाफ जाता है। इसलिए मेरा अपना मानना है और अपना विश्लेषण है, और जो आपस में कई एक पत्रकारों से बातचीत हुई उसका निष्कर्ष ये निकला, कांग्रेस और आप भले ही मिलकर चुनाव लड़ रहे हों, लेकिन जैसा मैंने पहले बताया कि उत्तर प्रदेश में सपा बसपा की तरह इन लोगों का जो है एक प्रकार से डीएनए, राजनीतिक डीएनए नहीं मिलता है। इसलिए संयुक्त रूप से लड़ने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को हराने में मुझे नहीं लगता है कि सक्षम होंगे। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की इस बार जो है 7 सीटों पर पुनः है, 7 सीटों पर हैट्रिक लग सकती है, यानी इस बार भी बीजेपी के 7 सीटें मिल सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। एक अनुरोध केवल यह है कि अभी तक अगर आपने सूचना की दुनिया को सब्सक्राइब न किया हो तो आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, उसको देखें, कमेंट करें और शेयर करना कभी न भूलें। धन्यवाद। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर ज़रूर करिए।